हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। तो बच्चों, जो नीट 2023 है, इस नीट 2023 में एक मणिपुर में एक और एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि मणिपुर में एग्ज़ाम हो नहीं पाया था नीट 2023 में, जब ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। कुछ डिस्प्यूट्स वहाँ पे चल रहे थे। तो बच्चों, ये एक और पेपर हुआ था 6 जून को 2023 में। जो ऑल इंडिया में पेपर हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने इस चैनल पे है। ईयर 2000 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स के, नीट के, बहुत सारे जेई मेंस के पेपर्स के सॉल्यूशन इस चैनल पे ऑलरेडी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप उन पेपर्स को, उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लें, ताकि बहुत अच्छी से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। आओ बच्चों, ये जो पेपर है, जो कि मैंने बोला नीट 2023 का ही पेपर है, लेकिन ये मणिपुर में जो हुआ था उसके सॉल्यूशन वो अपन एक बार और देख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन बच्चों ये इधर दिख रहा होगा आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वेरिएशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी एक्स विद टेम्परेचर टी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। बच्चों, कौन सा मटेरियल, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये बात कर रहा है। बच्चों याद होना चाहिए, एक्स और टी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो एक्स और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। इसको, ये एक्स जो है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं, और ये अपने पास टेम्परेचर या तापमान है। तो ये एक्स और 1/t में ग्राफ है, देखो ध्यान से, ये एक्स है और ये 1/t है। तो अगर x को तुम x मानो और 1/t को y मानो, तो x प्रोपोर्शनल टू y, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजर रही होगी, वही इसका वक्र आएगा, वही इसका ग्राफ आएगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो पैरामैग्नेटिक के लिए भी ये फॉलो करता है लॉ, इसको क्यूरी लॉ भी कहते हैं, और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी फॉलो करता है बच्चों। डायमैग्नेटिक के लिए एक्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन बच्चों। बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अनदर मास m इलास्टिकली, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम। बच्चों, एक मास m है, ये टकरा रहा है दूसरे मास कैपिटल M से इलास्टिकली। मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगी। बच्चों, हमने याद करवाया था, अगर दो सेम मास होते हैं, तो अगर ये चल रहा होता v वेलोसिटी से और ये रुका हुआ होता, तो इलास्टिक कोलिजन में, प्रत्यास्थ टक्कर में, अगर समान द्रव्यमान सेम मासेस के बीच में कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता, अगर कोई मास m होता, वो v से चल रहा होता, दूसरा मास m रुका हुआ होता, तो कोलिजन के बाद पहला मास वो 0 वेलोसिटी में आ जाता, दूसरे मास के पास वेलोसिटी v आ जाती, 100% एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता अगर सेम मास होता। अब 100 से ज़्यादा ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है, तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है बच्चों, जब m और m बराबर हो जाएगा। अगेन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें पता ही है। आपको एनर्जी बतानी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। बच्चों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बतानी है, तो ये बताओ एनर्जी होती कितनी थी, nth लेवल की एनर्जी कितनी होती थी, -13.6 अपॉन n²। हाइड्रोजन के लिए z आएगा नहीं, z तो 1 हो गया है। अब बच्चों, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें अपन, तो ये बताइए मेरे को, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3 आ जाएगा। n=1 को तो क्या कहते थे अपन, ग्राउंड स्टेट। n=2 को क्या कहते थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू अगर 3 डालते तो ये 9 आ जाता, और ये आंसर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये तो हमें याद भी होता है बच्चों, n=3 की एनर्जी 1.51 होती है, n=2 की एनर्जी 10.2 के लगभग होती है, तो ये तो याद भी रहते हैं लोगों को चीज़ें। स्टिल ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। En की वैल्यू आई है, माइनस में आएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आयोनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। चलो, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, ये दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन ग्रेविटेशन का दिख रहा है हमें। एस्केप स्पीड अर्थ से दे रखी है 11.2, हमें पता थी। तो वी एस्केप कितनी दे रखी है, 11.2 हमें पता थी।
फिर बोल रखा है कि सेम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रखा है 22.2 से, मतलब कि वेलोसिटी पार्टिकल को कितनी दे रखी है, ट्वाइस वेलोसिटी एस्केप के बराबर दे रखी है। तो इन्फिनिटी पर इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी हो जाएगी। बच्चों कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षी क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको जब भी वेलोसिटी निकालनी है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते थे, के आई यू आई बराबर के फाइनल यू फाइनल। हम फॉर्मूला लगा सकते थे, काइनेटिक इनिशियल, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक, स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और काइनेटिक और पोटेंशियल, गतिज और स्थितिज फाइनल, इनको बराबर कर सकते थे। इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पहला मेथड है, अगर आपको कुछ स्ट्राइक ना करे तो। लेकिन हमने आपको स्पेशल फॉर्मूले लिखा रखे हैं। अगर एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड होती है तो इन्फिनिटी पे स्पीड आती है रूट वी पार्टिकल का स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर। अगर सरफेस से आपने किसी बॉडी को फेंका है, तो सरफेस से बॉडी को फेंका है एस्केप स्पीड से ज़्यादा पे, तो इन्फिनिटी पे उसके पास कितनी स्पीड बाकी रह जाएगी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आता इसी एनर्जी कंजर्वेशन से है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो बता देना। तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आता, वी पी की जगह क्या लिखते हैं आप, वी पी की जगह लिखते 2VE, 2VE का स्क्वायर कितना होता, 4VE माइनस VE, है ना, स्क्वायर है ही यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाता, √3 एस्केप वेलोसिटी। तो √3 एस्केप वेलोसिटी 4 से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, मणिपुर में जो नीट हुआ था उसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। लेंस ना 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा है अपन ने 2F पे, कितनी रियल इमेजेस बनेंगी ये पूछा गया है अदर साइड में। बच्चों क्या यहाँ पे 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहे हैं, एक ये वाला मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है, एक ये बीच में अलग मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है, और सबसे नीचे ये एक अलग मटेरियल है इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है। बच्चों तो जो भी यहाँ से लाइट आएगी, जो लाइट आएगी वो 3 अलग अलग मीडियम से गुजरेगी, इसलिए वो 3 अलग अलग जगह जाके मिलने वाली है, और इसलिए मैं कहने वाला हूँ इसकी इमेज भी कितनी बनेगी, 3। जितने पाथ लाइट लेगी उतनी इमेज बनने वाली है। एक्चुअली इमेज के लिए 2 लाइट चाहिए ना, तो इस पोर्शन से 2 क्या बहुत सारी लाइट निकलेंगी और वो सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। इस पोर्शन से कुछ और लाइट निकलेंगी, वो एक पोर्शन पे मिलेंगी, और इस पोर्शन से जो भी लाइट मिलेंगी वो एक पॉइंट पे कहीं पे मिलेंगी। कुल मिला के 3 इमेजेस हमें मिलने वाली हैं, ये आपको लेक्चर्स में भी हमने पढ़ाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपन। 6th क्वेश्चन आ गया है, ये 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन, डायमीटर आपको दिया गया है बॉब का व्हेन मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग्स दी हुई हैं 3.33, तो रीडिंग है 3.33, और रीडिंग क्या है 3.32, 3.32, और रीडिंग क्या है 3.34, 3.34, और रीडिंग क्या है 3.33, 3.33, और रीडिंग क्या है 3.32, 3.32। अपने को क्या निकालना है, मीन डायमीटर। मीन मतलब कि एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। बोलो ऐड करते ही नहीं तो कितना होता है ये, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 आ गया, ये 1 और 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 3 3 3, तो 15 हो गया, 15 और 1 16, तो ये 16 आ गया। इधर पॉइंट लगा देना, 3 3 3 3 3, 15 और 1 16, 16.64। 16.64 को तुम 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये आने वाला है 3.53 या 15 हो गया, और 16 आया तो 5 3 या फिर 15 हो गया, फिर 14 आया तो 5 2 या 10 हो गया, और 5 8 या 40, ये 3.328 आया है। तो ये तो मैंने मीन निकाला है। मीन के आगे एक और शब्द है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये आंसर मत दे देना बच्चों, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं सब में, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बच्चों। ये 8 जो है ये 5 से बड़ा होने के कारण इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा और आंसर आएगा 3.33, यानी 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एवरेज और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों इस्तेमाल कर लेने का, ठीक है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन में बच्चों बोला हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर बताइए किस मटेरियल की स्मॉलेस्ट रेसिस्टिविटी होगी। रेसिस्टिविटी कम से कम किसकी होगी? बच्चों जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी कम होती है कि नहीं होती है? बच्चों जर्मेनियम और सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर है, ग्लास तो इंसुलेटर ही हो गया, सिल्वर ही एक कंडक्टर बाकी रह गया, ये कंडक्टर है तो इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी। 7th का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन बताइए। बच्चों ये कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं आपको, विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल m की पावर -1। देखो जब भी क्वेश्चन किया करो हाईलाइट कर लिया करो किसकी डायमेंशन में m की पावर -1 आएगा, वो देखना है अपने को। चलो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो m आ जाएगा m, मास तो मास के लिए m आ गया। बच्चों वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है तो l t -1, और r मीटर में आएगा तो l, और तो m की पावर 1 आ रहा है अपने को, तो m की पावर -1 खोजना था, ये आंसर गलत हो गया। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता था dq/dt इक्वल्स टू ka d(θ/dx। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता था। बताइए इसमें अगर अपन बात करें कि k की यूनिट कितनी है, यही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, तो dq, q एनर्जी है, तो एनर्जी का कितना आ जाता है डायमेंशन अगर अपन देखें एनर्जी की तो m L2T-2, जैसे काइनेटिक एनर्जी की मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम का नीचे t आ गया। k की डायमेंशन निकालनी है अपने को, ठीक है, k की डायमेंशन, एरिया L²। बच्चों d(θ) केल्विन में होगा तो इसे k लिख देता हूँ, ये केल्विन में है तो ke लिख देता हूँ, केल्विन में है, अपॉन लेंथ l। बच्चों ये l से एक l कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आप ये बताओ, देखो इसे उधर भी ले जाओगे ना तो m की पावर 1 ही बाकी रहेगी। k की डायमेंशन कितनी आ रही है यहाँ पे? k की डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, यहाँ से ये एक l से l, एक और l कैंसिल होएगा तो m l ही हो जाएगा, ये एक l से ये l कैंसिल हो गया, t की पावर -3, t की पावर -3 और k की पावर -1। तो यहाँ से m की पावर 1 आ रही है अपने को, तो m की पावर -1 चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। बच्चों टॉर्क कितना होता है? टॉर्क का डायमेंशन आ जाएगा r×f। फोर्स कितना होता है? mlt-2, और डिस्टेंस l से मल्टीप्लाई करोगे तो l2 हो जाएगा। यहाँ भी m की पावर 1 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। बच्चों जब बाकी एक है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही इसका आंसर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे निकालोगे? बच्चों फोर्स होता था g m1m2 अपॉन r², ऐसे कर सकते थे। तो फोर्स का अगर मैं यहाँ पे कहीं पे लिखूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया है, ये डायमेंशन तुमने देख ली होगी, इसको रब कर देता हूँ। तो इसको रब करने के बाद मैं टॉर्क की मतलब ये जो अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन आपको बता देता हूँ। ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा मैंने, तो फिर से लिख देता हूँ। फोर्स होता है g m1m2 को चलो m² मान लो एक बार के लिए, डिस्टेंस का स्क्वायर r² मान लो। फोर्स कितना होता है? mlt-2, g मास की जगह m का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये m दूसरी तरफ जब पहुंचा तो कितना आया? m की पावर -1 L3T-2, m-1 आ रहा है क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में? यही अपना आंसर आ जाएगा। तो नीट का ही पेपर है, अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों जो बताया जा रहा है ना। 9th क्वेश्चन देखो सब। 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का दिया हुआ है 4t(i), तो ये r वेक्टर दिया हुआ है कितना? 4t(i), 2t² j, 5k। अपने को ये t सेकंड में मानना है, r मीटर में मानना है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। बच्चों 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट कर लो। अगर डिफरेंशिएट करते, अवकलन करते तो 4t का 4i और t² का 2t तो 4t j और 5 का 0 आ जाएगा। बच्चों t की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी है, इसमें 1 सेकेंड डालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 4i + 4j।
बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आता है कि आपको निकालना, मैग्नीट्यूड आएगा रूट के अंदर 4² प्लस 4² यानी 4√2, और डायरेक्शन 45 डिग्री पे आ रही है क्योंकि 4 ही आई में है, 4 ही जे में है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आ जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम थे। तो 45 डिग्री पे और 4√2 यानी कि बच्चों इसका 9th का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। 9th के आगे देखो, चलो 10th क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे बच्चों। फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों कंप्लीट वर्क डन नहीं निकालना है, सिली मिस्टेक्स करवाता है, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क निकालना है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ये ए से बी जो है केवल इसका वर्क निकालना है। कैसे निकालोगे आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क? बच्चों पी डेल्टा वी होता है वर्क। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻² दिया हुआ है प्रेशर, 3 × 10⁻²। और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है? अब ये ऐसे आगे जा रहा है तो वॉल्यूम में चेंज, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 3 है ना। यहां पे वॉल्यूम कितना आएगा? 3, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 1। तो कितना आ गया? 3 - 1 2, 2 × 3 6 × 10⁻², यानी 600 जूल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं तुमने साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकाल लिया, उसने बोला है आइसोबारिक प्रोसेस, तो पहचानो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा है, फिर उसका वर्क आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन ये दिख रहा है भाई। 11 नंबर का क्वेश्चन, कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आता है। क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलिए? अब आपको ध्यान से देखने पे ये पता लगेगा ये तीनों 15-15-15 सीरीज में है। ये सीरीज में क्यों है? जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, ये तीनों सीरीज में। सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं C/N 15/3, तो ये तीनों मिलके 5 फेरेड बना देंगे। बच्चों ये इनका इक्विवेलेंट 5 फेरेड आया है, ये 5 और ये 15 पैरेलल में आ जाएंगे। 5 और 15 पैरेलल में 5 + 15 यानी 20 फेरेड आंसर आ जाएगा। तो ये 20 सारे माइक्रो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए थे, तो ये सारे माइक्रो फेरेड थे, इसलिए सारे माइक्रो फेरेड है, तो आंसर भी किसमें दिया हुआ है? माइक्रो फेरेड में। तो सीरीज पैरेलल बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लेना, तो आंसर्स आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा जी आपको। बताओ 12वें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एसी सोर्स गिवन है, वैल्यू ऑफ फाई चाहिए। बच्चों फाई मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है फाई फेज डिफरेंस ये चाहिए। तो बच्चों फाई कैसे निकाल सकते हो आप? कोई फॉर्मूला एसी में बताया हो आपको? tan फाई का फॉर्मूला होता है XL - XC/R। अब यहाँ पे XL - XC/R में कैपेसिटेंस तो दिख नहीं रहा है, तो इसको हटा दो। tan फाई का फॉर्मूला XL/R आ जाएगा। XL कैसे निकालोगे? XL बच्चों ओमेगा L होता है। ओमेगा कितना है? 100π, 100π लिख दो। L की वैल्यू कितनी है? 1/π, 1/π लिख दो। तो XL की वैल्यू आ जाएगी 100 के बराबर। और R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? बच्चों रेजिस्टेंस भी 100 दिया हुआ है, तो tan फाई का आंसर आ जाएगा XL 100/R 100, यानी tan फाई 1 यानी एंगल 45 डिग्री। 12th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12th के आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स के हमेशा सवाल आते हैं अपने पास, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है बच्चों। एक ये द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा ये सर्किट दिया हुआ है, ये बताओ ये ए है, ये नॉट गेट है, तो इधर क्या आ जाएगा? ए बार। ये बी है, ये नॉट गेट है, तो इधर क्या आ जाएगा? बी बार। अब ये और गेट है बच्चों, और गेट, तो और गेट है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? ए बार प्लस बी बार। ये तो इसकी इक्वेशन है, लेकिन इसके आगे एक नॉट और लगाना है, तो ऊपर ये नॉट लगा दिया। बच्चों ये जो इक्वेशन है इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ तो क्या बन जाएगा? ये ए बार का बार डॉट बी बार का बार। समझ रहे हो क्या? ये बार इसको मिला तो ए बार का बार और प्लस का बार डॉट हो जाता है, और बी बार का बार। अब ए बार का बार उल्टे का उल्टा ए ही हो गया, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब बच्चों ये एंड गेट आ चुका है। अगर ये एंड गेट है
रखा है एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, ये कुछ मिसप्रिंट है, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमें पता ही है एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो म्यू नॉट के कहते हैं, फ्री स्पेस में है। अगर किसी मीडियम में ये क्वांटिटीज हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1.5 म्यू नॉट, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो बताना है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आती थी 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अपॉन मीडियम में कितनी हो जाएगी 1/रूट म्यू मीडियम का कितना हो जाएगा 1.5 म्यू दिया हुआ है, और एप्सिलॉन कितना दिया हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, ये रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये तो कैंसिल हो गया। बच्चों ये 1.5 इंटू 2 ये √3 ऊपर आ गया, यही म्यू की अपने पास वैल्यू आ गई है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना चाहिए, फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला है 17 क्वेश्चन ने कि द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पूछी हुई है इलास्टिसिटी में कितनी होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये होती है एनर्जी डेंसिटी किसमें, वायर के केस में, इलास्टिक के केस में। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें, और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये वैल्यू कितनी होगी फॉर स्टील वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, स्ट्रेच हुआ है 1 मिलीमीटर से। ये बताओ क्या स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा L/L ये होती है कि नहीं होती है। तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू तो है ही डेल्टा L/L, और ये बताओ यंग मॉडुलस क्या वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है क्या। तो इस फॉर्मूले को मैं हाफ और स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिख देता हूँ y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू y इंटू स्ट्रेन, और यहाँ पे एक स्ट्रेन और है। अब बताओ हाफ तो हाफ रह गया, यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 × 10⁻11, और स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ 1 मिलीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो ये मैंने मिलीमीटर को भी मीटर में कर लिया, और ये भी मीटर, और इसका क्या लगा दिया स्क्वायर। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 10⁻11 और 10⁻6 यानी 10⁵ यानी 17th का 4th आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना, ताकि पेपर जो भी बने आपको समझ में आए। हर टॉपिक अपने को नीट में पढ़ के जाना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मणिपुर का ही पेपर है, 2023 का ही पेपर है, सॉल्यूशन देख लेना। बार बार मैं बोल ही रहा हूँ, अपने तो इस चैनल पे ईयर 2000 से लेके 2023 तक के सारे पेपर नीट के मैंने सॉल्व करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा, सारे पेपर्स अच्छे से सॉल्व करो आप, है ना। हर साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। आओ 18 क्वेश्चन पे आओ। बच्चों 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4th ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बच्चों ये बताओ जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L सुनी होगी आपने, V/4L होती है। 4th ओवरटोन है तो क्या उसे 2n+1 ओवरटोन बोल सकते हैं क्या। 2n+1 में n अगर तुम 4 डालोगे तो 4th ओवरटोन में ये कितना बन जाएगा, 2 4 जा 8 1 9 V/4L। तो 4th ओवरटोन की अपन ने ये फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये कितनी दी गई है ये आप आगे पढ़ें, इज सेम एज 3rd ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी V/2L होती थी कि नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। और इसको अपन m+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। m की वैल्यू 3 देने पे कितनी आ जाएगी, 3 + 1 4 V/2L। ये लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब ये बराबर अगर कर दें अपन, तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है 9V/4 लेंथ ऑफ क्लोज, 4V/2 लेंथ ऑफ ओपन। V से ये V कैंसल। ये बताओ अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज। तो ये बताओ ये 2 से इधर ये 2 आ जाएगा, 9/8 लेंथ ऑफ क्लोज अपॉन लेंथ ऑफ ओपन।
तो 9/8, 9/8 मतलब 18th क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। फॉर्मूला याद होगा तो अपने पास आंसर आ जाएंगे। 2n+1 करना था, यहाँ पे m+1 करना है, आंसर आ जाएगा अपने पास क्लोज और ओपन के लिए। चलिए 19th क्वेश्चन में देखिए बच्चों फटाफट क्या बोला है 19th क्वेश्चन में कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक वायर है, वायर की लेंथ 2 मीटर है, मास है 250 ग्राम। बच्चों 250 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर लो ताकि 1/4 किलोग्राम ये मास आ जाए। ये हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कितना करंट इसमें फ्लो होना चाहिए बच्चों ये बताओ, नीचे mg लगेगा। अब डायरेक्शन कुछ भी हो, पूछी नहीं है डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स IL भी ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो तुम करंट मान लो, करंट आगे होता और जो B है वो B अगर अंदर की तरफ होता तो L×B, L आगे B अंदर, L×B ऊपर, तो ILB और mg बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इसने अपने से केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो ये बैलेंस तभी हो सकता है बेटा जी जब ILB और mg बराबर हो जाए। तो I की वैल्यू I आ गई, लेंथ की वैल्यू 2 दे रखी है, B की वैल्यू कितनी है 0.7, 0.7, मास कितना है 1/4 और G कितना दिया है 9.8। क्वेश्चन ने बोला है 9.8 लिखना है। बच्चों देखो डेसिमल से एक डेसिमल, ये डेसिमल और डेसिमल ये कैंसिल हो गया। बच्चों ये बताओ ये 7 ना, 7 1 जा 7 होएगा और 7 4 जा 28, तो ये 14 आ जाएगा इधर। तो I की वैल्यू आ रही है 14 बाय ये 2 नीचे आया 8, 2 से कैंसिल करो तो ये 2 4 जा हो जाएगा, ये 2 7 जा 7/4 आ जाएगा बच्चों। 7/4 मतलब 1.75, यानी 19th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पूरे टॉपिक पढ़ के जाओ, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, चीज़ें आसान लगेंगी आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन में बोल रखा है गॉस लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का। बच्चों गॉस थ्योरम होती थी कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है Q/E/ε0। तो Q/E तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इनसाइड चार्ज पे लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस नहीं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, हाँ, शेप ऑफ सरफेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ नहीं। तो फॉर्मूला याद करना है, गाउसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, सराउंडेड या एनक्लोज चार्ज पे, इसलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन? बॉल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, बच्चों याद है क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल और ऊपर नहीं जाता तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो u cos थीटा हो जाती है। u 20 दे रखा है, cos थीटा cos 60 आ जाएगा, यानी 20/2, यानी 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 21 का आंसर 4th आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन, ये आ गया 22 नंबर का क्वेश्चन। बोलो 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, नॉट ट्रू मतलब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो ट्रू है। जो ईटा होता था, ईटा 6π/RV में, वो स्केलर ही होता है, सही बात है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, डायरेक्शन उसकी नहीं बताते थे अपन, वो भी स्केलर है, ये भी ट्रू है। प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, बच्चों गलत है। बच्चों प्रेशर जो है उसको स्केलर बोलते हैं अपन, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, है ना, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड इसका फॉल्स स्टेटमेंट आ गया है। फोर्थ क्या कहा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि प्रेशर वेक्टर है। 22 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर थर्ड आ जाएगा। चलो 23 नंबर के क्वेश्चन में आओ। 23 में क्या बोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन इन सर्टन रीजन। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसा बोला गया है।
इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया जिसकी वेलोसिटी इन्हीं की डायरेक्शन में है, देन इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, और जब वी और बी पैरेलल हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करेगा नहीं। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। क्यों पीछे की तरफ लगेगा? क्योंकि माइनस चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। वेलोसिटी आगे है, फोर्स पीछे है, तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा मतलब इसकी स्पीड कम होने लगेगी, तो स्पीड कम होने लगेगी, इसका मतलब थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 23rd क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा कि स्पीड विल डिक्रीज। आप ऐसा भी बोल सकते थे कि पहले ये आगे जाएगा, स्पीड डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी स्पीड और फिर पीछे आ जाएगा, अगर कंप्लीट ऐसा आंसर लिखा होता। लेकिन ऐसा कहीं आंसर दिख नहीं रहा है कि इट विल टर्न राइट, इट विल टर्न लेफ्ट। जब मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा है तो पाथ तो चेंज होगा नहीं, केवल स्पीड चेंज होगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 23 के बाद 24th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 24th नंबर के क्वेश्चन में बोलिए कि अ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन राइट एंगल प्रिज्म 6 डिग्री। बच्चों हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये इसमें क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट आ रही है। अगर हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट आ रही है और ये यहाँ से आके मान लीजिए टकरा के इधर चली गई, ऐसा बोल देते हैं अपन। बच्चों ये एंगल कितना दे रखा है? 6 डिग्री। आपको पता है क्या ए की वैल्यू जो आती थी वो R1 + R2 आती थी। बच्चों ये तो नॉर्मली आया हुआ है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0। तो ये जो नॉर्मल से दूसरा एंगल R2 आया होगा, R1 की वैल्यू 0 है, तो 6 बराबर R2, यानी कि ये जो एंगल आया होगा ये कितना आया होगा अपने पास? 6 डिग्री आया होगा। तो अब यहाँ पे ना मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। क्या होगा स्नेल्स लॉ? म्यू साइन 6 डिग्री बराबर साइन जो भी बाहर एंगल निकल रहा होगा ई, इमरजेंट एंगल। अपने को एंगल ऑफ इमरजेंट ही पूछा हुआ है। बताओ साइन 6 डिग्री को 6 ही लिख लेना। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5। 6 को 6 लिख लेना, क्योंकि स्मॉल एंगल है ना, साइन थीटा को थीटा बराबर साइन ई की वैल्यू ई लिख लेना। 1.6 × 6 9 डिग्री, ये ई का आंसर आ जाएगा। स्मॉल एंगल्स के कारण बड़ी ही आसानी से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 24th नंबर का आंसर वो अपन बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। चलो 24th के बाद 25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बच्चों ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला है 25 नंबर के क्वेश्चन में? पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद। बच्चों ये बताओ पी टाइप बनाने के लिए हमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती थी? पी टाइप के लिए कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है? पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इसका मतलब बोरोन इसका आंसर आ जाएगा। बाकी तो ये फॉस्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक ये सब 5th ग्रुप हो जाएगा, तो बोरोन इसका आंसर है। 25th का आंसर 4th आ जाएगा। चलिए 26 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 26 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ये फिगर दिया हुआ है, वाइट लाइट आ रही है और वाइट लाइट यहाँ से ग्रीन लाइट ग्रेजिंग इंसिडेंस कर रही है, ग्रीन लाइट। तो विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर? एयर में कौन से कलर आ जाएंगे ये अपने को बताना है बच्चों। ये बताओ विबग्योर याद है क्या? ये है विबग्योर, कॉपी में मैंने बताया हुआ है वैसे तो। ये बताओ बच्चों क्या यहाँ पे TIR, अगर मैं पूछता TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ आती कि नहीं आती? ठीक है ना। और काउचीज रिलेशन से क्या म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा बेटा जी, बात इतनी सी है, जिसका क्रिटिकल एंगल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी लेट TIR करेगा। जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा वो पहले TIR कर चुका होगा। तो ये बताओ लैम्डा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, तो यानी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसका है? रेड का। उससे थोड़ा सा कम क्रिटिकल एंगल किसका होने वाला है? ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का। अब ग्रीन यहाँ पे TIR कर रहा है,
ग्रीन का TIR हो गया, तो इससे छोटे जो एंगल होंगे वो B का एंगल क्रिटिकल है, I का एंगल क्रिटिकल, V का एंगल क्रिटिकल, ये क्रिटिकल एंगल ग्रीन से छोटे होंगे। तो इन सब का TIR ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि नीचे आने पे क्या एंगल बढ़ रहा है, नीचे आने पे रेड का एंगल क्या होता है, थीटा सी मैक्सिमम होता है। तो नीचे आने पे क्योंकि एंगल ऑफ जो थीटा सी है क्रिटिकल एंगल वो बढ़ता है, तो अगर ग्रीन का TIR हो रहा है इसका मतलब इसके पहले के एंगल्स का TIR हो चुका है, क्योंकि इनका एंगल थीटा सी बहुत छोटा होगा, ग्रीन से छोटा होगा। तो जिन जिन का TIR हो चुका है वो तो बाहर नहीं जाएंगे। कौन कौन बाहर नहीं जाएगा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये बाहर नहीं जाएंगे। ग्रीन ग्रेडिंग हुआ है तो येलो, ऑरेंज और रेड ये बाहर चले जाएंगे। येलो, ऑरेंज, रेड यानी फर्स्ट 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है हमारे पास। तो याद रख लें अपन कि बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करें। नोट्स में तुम्हें लिखवाया हुआ है, अच्छे से सॉल्व कर लेना, 26वें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो 27 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 27 नंबर के क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि Z1 एंड Z2 आर इम्पीडेंसेज ऑफ द गिवन सर्किट। तो Z1 और Z2 क्या है, इम्पीडेंसेज दिए हुए हैं, इम्पीडेंसेज। तो अपने को बताना है Z1 Z2 में क्या है। बच्चों ध्यान से देखना, ये जो पहला सर्किट है इसमें बैटरी लगी हुई है, ये DC सोर्स है। बच्चों DC सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो बताओ DC सोर्स में अगर मेरे को Z निकालना है तो ये बताओ, ये इंडक्टर है, इंडक्टर का XL होता है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfL। तो बच्चों F की वैल्यू DC के लिए 0 डालेंगे तो ये इंडक्टर DC में काम ही नहीं करेगा, यानी Z1 की वैल्यू तुम्हें केवल 10 बोलनी चाहिए इस रेजिस्टेंस के कारण। अब जो Z2 है, Z2 क्या ये AC है, इसका मतलब तुम्हें ये XC निकालना पड़ेगा, ये R निकालना पड़ेगा। और Z का फॉर्मूला कितना होता था, Z का फॉर्मूला होता था रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z का फॉर्मूला रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब XL है नहीं तो रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताओ XC कितना आएगा, XC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो XC की वैल्यू 1/ओमेगा C आएगी, यानी 1/ओमेगा। ओमेगा कितना है यार, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो 2πf की जगह 50। और C की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ C की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा भाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ये 1 बाय कितना आ रहा है यहाँ पे, 1/10⁵ आ रहा है। 1/10⁵ वो भी माइक्रो में, ये C माइक्रो में था ना, तो नीचे 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6, तो 10 आ गया यार XC की वैल्यू, समझ रहे हो क्या। तो माइक्रो में दिया हुआ था तो XC की वैल्यू भी 10 है, R की वैल्यू भी 10 है, तो Z2 कितना आ जाएगा यार, 10√2 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10√2 आ जाएगा। तो Z2 है 10√2, Z1 है 10, तो Z2 बड़ा आ जाएगा Z1 से, यानी 27 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना है, DC AC क्या, उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। पहले लेक्चर में AC के लिखवाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है DC की। चलिए आगे चलिए, 27 के बाद 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में आ गए बच्चों। तो बच्चों इस 28 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम की वो किस रीजन में अपीयर होती है। तो बच्चों ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, नहीं याद हो तो लाइमन सीरीज जो आती है वो आपको याद करना है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। लाइमन किस में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप ये भी याद कर लो कि जो बालमन सीरीज आती है इसके बाद वो आती है विजिबल रीजन में, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज किस में आती है, अल्ट्रावायलेट में। बालमन सीरीज आप इक्वेशन लगाओगे तो बालमन सीरीज आपको दिखेगी, उसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में दिखेगी। बच्चों इसके बाद जो पास्चर आती है वो इंफ्रारेड के नियर रीजन में आती है, और इसके आगे की ब्रैकेट पी फुंड वगैरह ये सब इंफ्रारेड में ही फार रीजन में आ जाती है। तो ये डायरेक्टली आप याद कर लो, क्यों बार बार इक्वेशन लगाओगे। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है ये सब। तो 28 का आंसर ना थर्ड आ जाएगा, वो अपन लोगों को पता होना चाहिए। चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 1/λ=R 1/n1² - 1/n2²। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लेना। चलो 28 के बाद 29 क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का है। वैसे तो 2024 में सिलेबस जो आया हुआ है नीट का उसमें ट्रांजिस्टर है नहीं, NCERT में भी नहीं है,
फिर भी मणिपुर में ये जो सवाल आया हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। बच्चों ये सिंबल दिया हुआ है और ये सिंबल में देख लीजिए ये जो एमीटर है इससे ये करंट ऐसे बाहर जा रहा है ना, एमीटर से करंट बाहर जा रहा है। अब एमीटर से अगर ये करंट बाहर जा रहा है तो मेरे को ये बताइए कि द अबव फिगर शोज द सर्किट डायग्राम, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलो पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या बोला हुआ है, द ट्रांजिस्टर हैज़ 2 सेगमेंट्स ऑफ पी टाइप। बच्चों एमीटर से करंट बाहर जाता है तो इसको एनपीएन कहते थे, एनपीएन। तो इसमें 2 एन होते थे, यहाँ पे लिखा है 2 सेगमेंट्स ऑफ पी, यानी ये गलत हो गया। ये एनपीएन है, इसमें 2 सेगमेंट एन के होंगे और 1 पी का होगा। एमीटर इज मॉडरेट साइज एंड हैविली डोप्ड। अब ये बताओ साइज और डोपिंग याद है क्या तुम्हें? देखो डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर की होती है क्योंकि उसे एमिट करना होता है, फिर कलेक्टर की होती है और बेस की तो बिल्कुल डोपिंग होती ही नहीं है ना, बहुत कम होती है, बहुत ही कम। और साइज़ की बात करें तो कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होना चाहिए, उसे कलेक्ट करना है, और फिर एमीटर का आता है, और ये जो बेस है इसका तो साइज़ भी बहुत कम होता है। अब बताओ ऑप्शन पढ़ लो, क्या बोला है ऑप्शन कि एमीटर इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच में एमीटर का आता है क्या साइज़? हाँ एमीटर का साइज़ बीचों बीच है, मॉडरेट है। हैविली डोप्ड, क्या डोपिंग सबसे ज़्यादा है? हाँ सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों सेकंड आंसर तो सही हो गया। और क्या बोला हुआ है, द सेंट्रल रीजन इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। सेंट्रल रीजन मतलब बेस की बात कर रहा है, एनपीएन में बीच में जो बेस आता है, क्या बेस बहुत थिन होता है? हाँ बेस का साइज बहुत कम होता है। क्या बहुत लाइट डोप्ड होता है? हाँ लाइट डोप्ड होता है। इसका मतलब बच्चों सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो बी और सी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि 3 ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहे, तो बी और सी सही होगा। चलो डी भी पढ़ लेते हैं। एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। नहीं बच्चों वो गलत स्टेटमेंट है, तो बी और सी ही इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है अपने से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट। बच्चों लैम्डा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? 12.27 बाय रूट वी होता था एंगस्ट्रॉन्ग में। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81, 12.27 बाय रूट 81, रूट 81 9 आ जाएगा, 12.27 बाय 9 यानी कितना आ गया? 9 वन जा 9 आ जाएगा पॉइंट, तो 9 वन जा 9 आ गया, और ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया ना, तो 32, तो 32 तो 9 3 27 आ गया, और 27 तो 6 आ गया। ये 1.36 एंगस्ट्रॉन्ग आया है। 1.36 एंगस्ट्रॉन्ग को ही अपन 0.136 नैनोमीटर लिख सकते हैं। ये डेसिमल इधर चला जाएगा तो ये 10 की पावर -9 आ जाएगा, उसको नैनोमीटर लिख सकते हैं। 30 क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा। मैटर वेव्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है आओ 31 क्वेश्चन। बच्चों 31 क्वेश्चन ने बोल रखा है मैक्सिमम पावर किस में डिसिपेटेड होती है? एसी में। बच्चों रेसिस्टिव सर्किट इसका आंसर है, क्योंकि पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस में ही होता है। बाकी इंडक्टिव में तो फाई की वैल्यू π/2 है तो लॉस होगा ही नहीं। एलसी में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, पावर लॉस होगा ही नहीं। कैपेसिटर में भी फाई की वैल्यू π/2 है, पावर लॉस होगा ही नहीं। तो लॉस केवल कैपेसिटिव सर्किट में, रेसिस्टिव सर्किट में सबसे ज़्यादा होगा। 31 का आंसर 1 आ जाएगा, कई बार बताया हुआ है। 32 क्वेश्चन में आ जाओ बेटा जी। क्या बोला है 32 क्वेश्चन में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसके इंडिपेंडेंट होती है? बच्चों क्या ई का फॉर्मूला k+φ आता है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-φ के बराबर हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई की वैल्यू h न्यू भी हो सकती है, hc/λ भी हो सकती है, और फाई तो है ही। तो काइनेटिक एनर्जी इन तीनों पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे, लैम्डा पे, वर्क फंक्शन पे। तो बोला हुआ है इंडिपेंडेंट, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगी? क्या वर्क फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी? बच्चों गलत हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, गलत हो गया है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, गलत हो गया है। तो केवल ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, उन पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। नंबर ज़्यादा डालो कम डालो वो तो उनकी एनर्जी पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 33 में क्या बोला हुआ है? सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन दिख रहा है। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली रेस्ट। बच्चों इनिशियली रेस्ट पे ए और बी
इनिशियली इसकी वैल्यू जीरो, वेलोसिटी की इनिशियली इसकी वैल्यू भी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, m1v1 m2v2 जीरो ही जीरो आ जाएगा। शुरुआत में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। अब क्या बोला हुआ है कि दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर म्यूचुअल फोर्स। अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, मासेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो ये एक दूसरे की तरफ आने लगे। बच्चों ये इंटरनल फोर्स के कारण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इनमें कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटरनल फोर्स। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है। बच्चों जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मानना पड़ेगा एक्सीलरेशन जीरो है, मानना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी जीरो थी? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की बाद में भी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो ही रहने वाली है। यही आपसे पूछा हुआ है, म्यूचुअल फोर्स लग रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? जीरो ही होगी बच्चों, है ना। तो ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, याद कर लेना इसे। 34 में बताओ क्या है? 34 में बच्चों चार्ज क्यू माइक्रो कूलम दिया हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी वन ऑफ द सरफेस। बच्चों एक सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? बच्चों अगर ये हमारे पास कोई क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे हमने कोई चार्ज रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना होता? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना होता? सारा चार्ज क्यू ही अंदर है, लेकिन ये माइक्रो में है तो क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ इतना फ्लक्स आता टोटल। बच्चों किसी एक सरफेस से कितना निकलता? 6 सरफेसेस होती है, सबसे बराबर बराबर निकलता क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो सब में से 1/3 मतलब 1/6 निकलेगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। 34 का आंसर 4th आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। चलिए 34 के आगे 35th क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं अपन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि विस्कस ड्रैग मेटल स्फीयर पे जो लग रहा है वो बताना है। 1 मिलीमीटर का है, फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, विस्कोसिटी 0.8 पास्कल सेकेंड दे रखी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। बताओ फोर्स का फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई नीटा RV होता है। 6 को 6 लिख दो, पाई को पाई रहने दो एक बार। नीटा की वैल्यू 0.8, R रेडियस कितना है? 10⁻³ क्योंकि 1 मिलीमीटर डायमीटर है ना तो हाफ कर दिया। रेडियस और वेलोसिटी कितनी है? 2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। बच्चों ये 6 और 0.8 कितना होगा? 6 8 या 48 तो 4.8 पाई इंटू 10⁻⁻3। अब देखो ये पाई 3.14 होता है तो इसको 3 मान लो और इसको 5 मान लो, तो अपने पास कुल मिला के ये कितना आ जाएगा? 5 3 या 15 इंटू 10⁻⁻3। 15 इंटू 10⁻⁻3 यानी 35 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ रहना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस कैलकुलेशंस जो हैं उनको देख लेना। तो हमारे हर बार 2 सेक्शन में सवाल आते हैं नीट में। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी में आ जाओ बेटा जी। सेक्शन बी का पहला सवाल क्या बोला हुआ है कि R रेडियस है अर्थ की, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो फिर मीन डेंसिटी निकालनी है। बच्चों G का फॉर्मूला 4/3 पाई रो RG याद है क्या? तो रो कितना हो जाएगा? रो की वैल्यू 3G अपॉन 4 पाई RG। 3G अपॉन 4 पाई RG यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे। 37 में आ जाओ बच्चों, बताओ 37 में क्या बोला हुआ है? कॉपर वायर है जिसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है ना। तो रेडियस कितनी दी गई है? 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर n होता था, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻22 पर मीटर क्यूब। करंट दे रखा है 10 एम्पियर का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। बच्चों फॉर्मूला I बराबर NAE/VD ये लगाओ, आंसर आ गया। VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I/NAE। I करंट 10 है, N की वैल्यू 10⁻22 है। एरिया पाई इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि रेडियस 10⁻³ है, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6 और E कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब ये बताओ ये 1.6 नीचे है ना, तो 1/1.6 की वैल्यू तुम्हें याद करनी है, 0.625 होती है।
तो ये 1.6 जो नीचे है इसको हटा दिया मैंने और ऊपर लिख दिया 0.625, 1/1.6। तो 0.625 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 6.25 वो दिख ही रहा है, नीचे पाई ये दिख ही रहा है। 10 का नंबर बोलो, ये 10 की पावर 22 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 16 बाकी रह गया। 16 में से -19 गया तो -3 बाकी रह गया, नीचे -3 है तो ऊपर आके 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 6.25 और पाई 37 क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे बच्चों। ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन अ वॉल, तो एक दीवार बना लो, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना। इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज, बड़ा काम का शब्द है, इक्वल साइज की इमेज बनानी है ऑन अ पैरेलल वॉल। तो एक और वॉल लगाई, इस पे इक्वल साइज की इमेज बनानी है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इससे हमें इक्वल साइज की इमेज बनानी है और कॉन्वेक्स लेंस प्लेस है इन बिटवीन। द लेंस इज केप्ट एट डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ सेकेंड वॉल, सेकेंड वॉल से x दूरी पर रखा हुआ है। बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी इस लेंस की। बच्चों ये बताओ, आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने पढ़ाया था कि इनके बीच की डिस्टेंस रियल इमेज के लिए कम से कम 4f होनी चाहिए। अब देखो सेम साइज की इमेज तभी बनेगी जब ये डिस्टेंस भी 2f हो जाए और ये डिस्टेंस भी 2f हो जाए, ताकि सेंटर पर अगर ये रखा होगा तो इमेज भी सेंटर पे बन जाएगी क्या। तो ये वही वाला केस है एग्जैक्ट। अब ये बताओ क्या ये 2f की वैल्यू x दे रहा है क्या? यहाँ पे ये 2f x के बराबर होना चाहिए ना, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/2। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई पोजीशन होगी तो फिर साइज वो कम ज़्यादा होता जाएगा। सेम साइज की चाहिए इसलिए डिस्टेंस 4f हमें पता ही था, डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज़ करवा लिया उसने। चलो 38 के आगे चलो, 39 क्वेश्चन, ये रहा 39 क्वेश्चन। क्या है 39 क्वेश्चन में? देखिए कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी v पोटेंशियल है। बच्चों ये बताओ, एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है। बताओ सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? kq/r होता है। हमें देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, बताओ बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? kq/r²। बच्चों क्या यहाँ से kq की वैल्यू v/r लिख सकते थे आप? तो अगर kq की वैल्यू v/r लिख दो तो v/r/r², v/r/r²। 39 का थर्ड आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करने के लिए जगह तो छोड़ी नहीं है सर आपने। चलिए ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है सॉल्यूशन, ये भी मैं हटा देता हूँ एक बार। और बताइए अब इस क्वेश्चन नंबर 40 को अपन सॉल्व करते हैं। तो ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस AC। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। If g equals to 10, the net force on the block will be, net force on the block will be, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो FBD देख लो यार, इसमें बताओ नीचे कितना फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा mg sin थीटा। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? m कितना है? m है 2, g कितना है? चलो 10 ले लेते हैं, और sin 30 कितना है? 1/2। तो नीचे फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। बताओ ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू n, यानी कि म्यू mg cos थीटा। म्यू की वैल्यू है 1/√3, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, cos थीटा बच्चों √3/2 होता है। बच्चों ये √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन भी 10 आ गया? तो नीचे भी 10 फोर्स लगेगा, ऊपर भी 10 फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ब्लॉक पे 0 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है बेटा जी? 0 लगने वाला है। ठीक है, 40th क्वेश्चन में। चलो 41 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोलो 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों? कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.3 मोल ऑफ आर्गन गैस। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर 200 केल्विन। बच्चों
प्रेशर हमें सिस्टम का बताना है कि प्रेशर सिस्टम का कितना होगा। तो बच्चों आप बताओ, पी मिक्सचर वी मिक्सचर बराबर एन मिक्सचर आर इंटू टी। बताओ प्रेशर मिक्सचर का कितना होगा, वो तो निकालना है। वॉल्यूम मिक्सचर का कितना है बच्चों, V1 प्लस V2 200 कंटेनर का वॉल्यूम है तो 200 ही मानना पड़ेगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को आप 10 की पावर -6 मान लो। मोल्स ऑफ मिक्सचर बच्चों 0.2 और 0.3, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर 0.5 हो जाएंगे। आर को बच्चों अपन 8.3 ले सकते हैं, 25/3 ले सकते हैं, और 200 केल्विन को 200 ले लो। तो सॉल्व कर लो इसे, कितना आ रहा है यहाँ पे, 200 से ये 200 ये कैंसिल हो गया। प्रेशर की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 8.3 अपॉन 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ऊपर जाके 10 की पावर 6 आ जाएगा, और 8.3 को 8.2 अगर मानो और 0.5 को 1/2 मानो तो 4.1 इंटू 10 की पावर 6, 4.1 इंटू 10 की पावर 6 फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है मेरे को। प्रेशर मिक्सचर का निकालना था, वॉल्यूम मिक्सचर का तो कंटेनर के बराबर, मोल्स मिक्सचर के N1 प्लस N2, टेम्परेचर मिक्सचर का दे रखा है उसने, तो इक्वेशन आप ठीक से लगाओगे आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए 42 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों। 42 में क्या बोल रखा है, टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। बच्चों Q बराबर CV होता था, ये dQ बाई डी टी को अपन C इंटू डी बाई डी टी लिखते हैं। बच्चों यही dQ बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, याद रखना। आपको EMI में पढ़ाया भी है मैंने। अब डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब dQ बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 2 मिली एम्पियर, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 4 माइक्रो, तो 4 माइक्रो 4 इंटू 10 की पावर -6। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV बाई डी टी पूछा हुआ है। और जो dy बाई डी टी का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, dV बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -6, यानी 1/2 इंटू 10 की पावर 3, यानी 1000/2 यानी 500, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 42 क्वेश्चन। चलिए 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 43 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन EMF इज जनरेटेड बाय AC जनरेटर। AC जनरेटर मतलब पीरियोडिक EMI हैविंग 100 टर्न्स, है ना, तो N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। लूप का एरिया कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। कॉयल रोटेट्स 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओमेगा को 2πf बोलना पड़ेगा, ओमेगा 2π आ गया। प्लेस इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो B की वैल्यू 0.05 दे रखी है परपेंडिकुलर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF होती थी बच्चों NBA ओमेगा। N की वैल्यू 100, B की वैल्यू 0.05, एरिया 1 और ओमेगा 2π। 0.05 100 तो 5 इंटू 2π आंसर आ गया, 10π आंसर आ गया। पाई होता है 3.14, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 31.4 आंसर है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा जी। सेक्शन बी के क्वेश्चन चल रहे हैं, 43 क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 में फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द इफेक्टिव इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट पूछा हुआ है। बच्चों वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, XL की वैल्यू क्या ओमेगा L होती है, XL की वैल्यू, तो XL की वैल्यू ओमेगा L, तो ओमेगा होता है 2πfL। फ्रीक्वेंसी अगर इन्फानाइट कर दोगे तो XL इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट मतलब कि आपको इंडक्टर को हाई फ्रीक्वेंसीज पे तोड़ना पड़ेगा। XC की वैल्यू 1/ओमेगा-C 1/2πfC होती है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे F इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0 हो जाएगा। 0 मतलब कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पे कि जो कैपेसिटर है उसको तो शॉर्ट सर्किट कर दो और इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो और इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। बताओ किस रास्ते से करंट फ्लो होएगा, यहाँ से आएगा करंट। अगर मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल करूँ तो करंट ना यहाँ से इधर आएगा, है ना, ऐसे जाएगा करंट,
फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और फिर इधर से ऐसे चला जाएगा। तो करंट इस 1 ओम में गया, करंट इस 2 ओम में गया, 1 और 2 यानी 3 ओम। 44 का आंसर थर्ड आ जाएगा अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तब। तो याद कर लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्ससी की वैल्यू अकॉर्डिंगली आंसर। चलिए इसके बाद 44 क्वेश्चन हो गया था। 45 क्वेश्चन बताओ मेरे को। 45 क्वेश्चन देख लो, ये मैं हटा देता हूँ जो अपन ने कैलकुलेशन की थी। तो 45 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कांस्टेंट टॉर्क 100 न्यूटन मीटर का एक व्हील पे लगाया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 है थ्रू इट्स सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हमें पूछी गई है, तो क्या टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा तुम्हें पता है, टॉर्क है 100, आई की वैल्यू है 300, अल्फा कितना हो जाएगा 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमें अल्फा दिया हुआ है, तो क्या ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी याद है क्या, v बराबर u प्लस ए टी, एंगुलर में सोच रहा हूँ मैं। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा निकालना है, ओमेगा इनिशियल पता नहीं, अल्फा 1/3 है और टाइम 3 है, 3 और 3 कैंसिल हुआ, 1 रेडियन पर सेकेंड। क्या फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है 45 क्वेश्चन का। चलिए 46 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दे रखी है और बैलेंस किया गया है 330 सेंटीमीटर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। तो मतलब जब बैटरी को बैलेंस किया गया, मतलब बैलेंसिंग लेंथ ओपन केस में 330 सेंटीमीटर है। ओपन केस में मतलब बैटरी को और किसी से नहीं जोड़ा है तब बैलेंसिंग लेंथ आती है, उसको एल ओपन कहते थे अपन, अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम जोड़ दिया बैटरी में, तो अब आएगी क्लोज्ड, मतलब हमने बैटरी को किसी से जोड़ दिया ना, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ आती थी उसे एलसी कहते थे, वही निकालनी है आपको। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एल ओपन बाय एल क्लोज माइनस 1 इंटू आर, सब दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1, एल ओपन 330 बाय एल सी माइनस 1 और ये 2। चलिए ये बताइए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो 1/2 इक्वस टू 330 बाय एल क्लोज माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा, 3/2 बराबर 330 बाय एल क्लोज। तो ये एल क्लोज की वैल्यू मेरे को 220 दिख रही है बच्चों, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल करूंगा तो 110 आएगा, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220, 46 का आंसर 220 आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है उसने एकदम, है ना, फॉर्मूला बेस्ड। 47th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, a 1 kilogram object strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle 60 degree with the wall। बच्चों दीवार के साथ 60 डिग्री पर, दीवार के साथ 60 डिग्री पर, तो ये वॉल बना ली मैंने और वॉल के साथ 60 डिग्री पर 1 किलोग्राम का कोई मास है जो स्ट्राइक कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम एंगल पे, रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम एंगल पे, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड, फोर्स पूछा है। बच्चों बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, 30 डिग्री आ जाएगा शायद अपने पास एंगल, क्योंकि वॉल के साथ 60 डिग्री है। बताओ इस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा 1 इंटू कॉस 30 एम वी कॉस 30, टकराने के बाद भी इधर मोमेंटम आएगा 1 इंटू कॉस 30। बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ये कॉस 30 √3/2, ये कॉस 30 √3/2। आपको पता है ऐसे सवालों में दीवार का केवल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है यही चेंज इन मोमेंटम लाता है, तो √3/2 माइनस √3/2, चेंज इन मोमेंटम √3 आ गया। चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम 0.1 दिया गया है, 0.1 से डिवाइड करोगे तो 10√3, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो वॉल के परपेंडिकुलर ही मोमेंटम चेंज होता है, वॉल के पैरेलल मोमेंटम वो सेम ही रहेगा, तो चेंज 0 आ जाएगा। आंसर आ गया थर्ड, ठीक है 47th का। चलो 48th नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों इस 48 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन हाइड्रोजन एटम इज दिस। बच्चों एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया है 1.5 h/π, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो nh/2π होता था, तो ये h/π से h/π कैंसिल, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों।
यानी अगर ये थर्ड ऑर्बिट में है तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाती थी, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी -13.6 अपॉन 9, एनर्जी -1.5 होती थी कि नहीं होती थी। ये पहले भी सवाल इन्होंने पूछा हुआ है, एक ही सवाल में खुद ही रिपीट कर देते हैं नीट वाले सवाल, है ना। एक ही सवाल में सेम क्वेश्चंस दो बार, दो क्वेश्चंस मेरे को सेम दिखे इसमें जो रिपीट हुए हैं, तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। 48 का वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। 49th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, क्या बोला है 49th क्वेश्चन में, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a। वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन a है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। v वेक्टर इज कांस्टेंट, बच्चों वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट होती नहीं है सर्कुलर मोशन में, v इज नॉट अ कांस्टेंट एंड a इज नॉट अ कांस्टेंट। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन आती है वो तो चेंज होती रहती है। बच्चों एक्सिलरेशन मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट होता है, v स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो केवल AC लगेगा सेंटर की तरफ तो डायरेक्शन चेंज होएगी, मतलब एक्सिलरेशन चेंज होएगा। तो क्या बोल रखा है इसने, v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी चेंज होएगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होएगा। बच्चों 49 का सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, v इज कांस्टेंट वो तो गलत हो गया, और a इज कांस्टेंट इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन सही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v और a दोनों ही क्या है, कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है। चलो आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15 वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 में बच्चों सिंपल पेंडुलम एयर में टाइम पीरियड कितना होता है, एयर में टाइम पीरियड 2π√L/g, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1/4 ऑफ द मटेरियल, न्यू टाइम पीरियड। बच्चों किसी भी मटेरियल में टाइम पीरियड हो जाता है 2π√L/g 1 माइनस ρ/σ। रो हो जाती है लिक्विड की डेंसिटी और सिग्मा हो जाती है मटेरियल की डेंसिटी। तो बताइए ये कितना है, 2π√L/g और 1 माइनस 1/4, क्योंकि इसने बोल रखा है इमर्स्ड इन लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1/4 ऑफ द मटेरियल। तो ये जो अपने पास रो है ना, रो की वैल्यू σ/4 है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π√L/g और नीचे 3/4 ऊपर आ गया। बच्चों तो ये √3/4 का 4/3 तो इधर आ गया, और 2π√L/g इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी थी शुरुआत में टाइम पीरियड, √3, तो ये √3 दिया हुआ था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √4 मतलब 2 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो 50 क्वेश्चन का आंसर 2 सेकेंड आ जाएगा, 30 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो टाइम पीरियड है ये हम आपको डेरिवेशन भी तो बताते हैं, हमने आपको कई बार बताया हुआ है, लिक्विड जहाँ जहाँ दिखे वहाँ g को रिप्लेस करना पड़ेगा g 1 माइनस ρ/σ से। कैसे रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे बायोन्सी में बताया तो था, कोई भी मास अगर लिक्विड में होता तो नीचे क्या लगता mg, ऊपर क्या लगता ρVg लगता, तो फिर नेट फोर्स लगता कितना इस पे, mg माइनस ρVg। बच्चों mg कॉमन ले लेते तो mg 1 माइनस ρV/m आ जाता, और m को ना तुम सिग्मा भी लिख सकते हो, अगर m की डेंसिटी में सिग्मा मानूँ तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, mg 1 माइनस ρV अपॉन सिग्मा भी। क्या ये आ गया mg 1 माइनस ρ/σ, तो ये इफेक्टिव वेट हो जाता है। ये हमें बताता है कि अगर एयर में वेट mg था, ये मतलब जहाँ जहाँ g था, लिक्विड आने में g को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, g 1 माइनस ρ/σ। बस वही लॉजिक हमें याद था, उससे हमने आंसर निकाल लिया। तो बच्चों मैं फिर से बोल दूँ, इस चैनल पे सारे पेपर्स तुम्हें मिलेंगे 2000 से लेके 2023 तक के, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। जी मेंस के पेपर मिलेंगे अपने चैनल पे, आपको सारी मदद मिलेगी। अपना तुम जो पूरा लेक्चर्स हैं फिजिक्स से वो खरीद सकते हो, मात्र 2500 रुपये में। पढ़ते रहिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।